चलिए, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आईएमपी लिख लेना। और इस टॉपिक का नाम है मौर्य प्रशासन। मौर्य काल के बारे में पढ़ा दिया था, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ध्यान में। मौर्य काल से पहले कैसे मौर्य काल आया ये बता दिया, विदेशी आक्रमण बता दिया। अब आप लोगों की आवाज नहीं आएगी मेरे को। सबसे पहले अगर किसी प्रशासन को जानना हो, किसी भी प्रशासन को, तो सबसे पहले ये जानोगे कि भौगोलिक रूप से कैसे बटा हुआ है, राइट। जैसे भारत के प्रशासन को जानना हो तो सबसे पहले क्या जानोगे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसके मुख्य कौन होते हैं, हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। उनकी एक मंत्री परिषद रहती है जिसमें कोई किसी चीज का मंत्री रहता है, कोई किसी चीज का मंत्री रहता है, राइट। जब वो मंत्री परिषद रहती है तो उसमें भी कुछ मेन मंत्री रहते हैं। मेन मंत्री रहते हैं ना, जो सिर्फ उस कोर टीम में काम करते हैं। जैसे अगर कभी युद्ध की स्थिति आई तो मोदी जी के साथ में कितने सारे मंत्री हैं, तो मोदी जी सब मंत्रियों को बुलाएंगे क्या, बस कुछ मंत्रियों को बुलाएंगे। और कुछ मंत्रियों को बुला के, जैसे सेना अध्यक्ष आ गया, वित्त विभाग का अध्यक्ष आ गया, राष्ट्रपति जी को बुला लिया, ऐसे 5-6 जने मिलकर तय करेंगे क्या करना है। सबको बुला सकते हैं क्या, नहीं बुलाते हैं ना, सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इसलिए कोर टीम को बुलाते हैं। एक वो कोर टीम रहेगी, फिर वो सब मंत्री रहेंगे। अब सिर्फ वो मंत्री चला रहे हैं क्या, नहीं, उसके अलावा उप मंत्री भी तो रहते हैं, वो लोग भी रहते हैं ना, मंत्री उसके नीचे उप मंत्री। ठीक वैसी की वैसी प्रणाली आपको कहां मिलेगी, मौर्य काल में मिलेगी। तो अभी से इसको क्या करोगे, कंपेयर कर सकते हो। फिर एक और चीज का ध्यान रखना, यहां पे क्या हो गया, केंद्र बता दिया, फिर केंद्र के बाद में क्या है बताइए मेरे को। भारत में केंद्र सरकार है, उसके बाद में कौन सी सरकार है, राज्य सरकार है। वहां पे भी राज्य सरकार थी। फिर राज्य सरकार के बाद में क्या आएगा, हाँ बोलिए ना, जिले आ जाएंगे डायरेक्ट, कि उसके पहले भी कुछ आता है। अरे खेलने के लिए जाते हो जिला स्तर के बाद में कहां जाते हो, संभाग स्तर पे। फिर तो संभाग आएगा, फिर क्या आएगा, जिला, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। ये व्यवस्था जैसी आज है, कुछ कुछ पहले भी थी, वही हमको पढ़ना है। समझ रहे, बैकग्राउंड समझ रहे। फिर इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे टैक्स कैसे लेते थे, टैक्स किस प्रकार से लेते थे, कितने तरह के टैक्स थे, गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, सेना की व्यवस्था कैसी थी, कौन से मंत्री कौन से काम करते थे। एक बड़ा लेक्चर होने वाला है, तो पेशेंस बना के रखिएगा, पानी वानी रखिए अपने साथ में, जहां लगे नींद सरी की आ रही है वहां पे आप लोग मुंह धो के आ सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे करें शुरू। सबसे पहले अपन देख लेते हैं भौगोलिक रूप से कैसे कैसे बांट रखा है। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, भौगोलिक रूप से कैसे बांट रखा है उसको। भौगोलिक रूप से कैसे बांट रखा है। सबसे पहले क्या आता है, केंद्र, जहां पे राजा, उसका सेनापति, प्रधानमंत्री। अभी नहीं होता है, पर पहले क्या होता था, युवराज। युवराज मतलब जो आगे गद्दी पे बैठेगा, ऐसे करके कुछ कोर टीम होती थी। केंद्र, ये भौगोलिक रूप से बता रहा हूं, केंद्र। फिर है प्रांत, स्टेट। अच्छा, अभी वाले स्टेट से पहले वाला स्टेट बहुत ज्यादा बड़ा था, इस चीज का ध्यान रखना। अभी वाला स्टेट जो है ना, वो छोटे छोटे हैं, मध्य प्रदेश, कुछ गोवा छोटा सा है, ऐसा नहीं था। पहले के स्टेट बहुत ज्यादा बड़े हैं। अगर आप उज्जैन की बात करोगे तो उज्जैन के अंदर 3-4 राज्य आ रहे हैं। समझ पा रहे हैं बेटा मेरी बात को, कुछ भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं ना। प्रांत, केंद्र, प्रांत, फिर आएगा मंडल, फिर आएगा स्थानिक, फिर द्रोणमुख। लिख रहा हूं, बताऊंगा, है ना, घबराना नहीं। द्रोणमुख, फिर खारोटिक, और फिर संग्रहण, और फिर आएगा ग्राम। जब मैं नेट की तैयारी कर रहा था तो ऐसे ऐसे कविता बनाते हैं ना, तो कविता बना के याद करना पड़ा था, क्योंकि नेट के अंदर इसका क्रम आता है। यूजीसी नेट की एग्जाम में इसका क्रम आता है, तो मैं ऐसे कह सकते हैं रटना, पर मैं ऐसे पढ़ा करता था, केंद्र, स्थानिक,
केंद्र मंडल, फिर केंद्र के बाद में सॉरी केंद्र, प्रांत, मंडल, स्थानिक, द्रोणमुख और खारोटिक, फिर संग्रहण। ऐसे ऐसे इसको रटता था इस क्रम में, ताकि मेरे को ध्यान में रहे। एक कविता बन जाती है ना, वैसा कुछ। तो आप लोग भी कभी कभी इन चीजों को कर सकते हैं। ये समझने जैसा था नहीं तो मैंने समझा भी नहीं। केंद्र का मतलब मैंने आपको समझा दिया। प्रांत मतलब राज्य से ले सकते हैं, पर थोड़ा बड़ा राज्य। देखा जाए ना तो मंडल राज्य से रिलेटेड है। ये राज्य का छोटा रूप है ना, छोटा राज्य जैसे। स्थानीय क्या है, तो ये है संभाग जैसा। केंद्र, प्रांत, मंडल, स्थानिक। जो द्रोणमुख है वो गांवों का समूह है। जैसे ये स्थानिक है ना, यहां पे संभाग में मान लो 800 गांव आ रहे हैं। द्रोणमुख में आते थे 400 गांव, फिर खारोटिक में आते थे लगभग 100 गांव, संग्रहण में आते थे 10 गांव, और ग्राम में कितने गांव आएंगे? एक। तुम तो सब जानते हो यार, तुम लोग मेरे को पढ़ाने का जरूरत आ रही है यार। कहां पढ़ने बैठ गए तुम लोग मेरे से यार। यहां तक कोई डाउट है क्या? आप लोग यहां तक समझ पाए? केंद्र, प्रांत, मंडल, स्थानिक, द्रोणमुख, खारोटिक और संग्रहण। ठीक, यही क्रम है। कोई डाउट? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र पढ़ते हैं बेटा। केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट। उस समय की सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी सेंट्रल गवर्नमेंट है? मौर्य शासक कौन कौन है? चंद्रगुप्त, फिर बिंबिसार, फिर कौन है? बोलिए बेटा। मैं अलग से किस बाहर वालों को थोड़ी बुलाऊं बोलने के लिए। क्या तुम लोग शर्म करते हो कि नहीं? शर्म करते या फिर इसमें हो कि नहीं मैं क्यों बोलूं? बोलोगे तो टंग पे रहेगा, टंग पे रहेगा तो याद रहेगा। जैसे आप लोग किसी को समझाते हो ना, समझाने में ज्यादा अच्छे से याद रहता है ना, क्योंकि मुंह से बोल रहे हैं। सुनने से ज्यादा समझाने में याद रहता है। सबसे पहले कौन आया? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर कौन आया? कौन आया? फिर कौन आया? अशोक। ध्यान में है? ये मूलतः प्रशासन किसका है? चंद्रगुप्त मौर्य का है। जानते हैं इसके बारे में। केंद्र का हेड कौन होगा? आवाज सही धीरे से। क्या क्या क्या? केंद्र का हेड कौन रहेगा? बोलो बेटा। कौन बोला? राजा। वेरी गुड। आप बोले राजा। कौन रहेगा? राजा। सीधी सी बात है यार। इस समय प्रधानमंत्री होता है, उस समय प्रधानमंत्री होता था क्या? राष्ट्रपति जी होते थे क्या? नहीं होते थे। तो अभी कौन है? राजा है केंद्र का हेड। ये हेड है, ये कर्ता धर्ता है। इनके बारे में कहा है कि सप्तांगी सिद्धांत का कौन है? प्रमुख है। सप्तांग। जो मैंने सप्तांगी सिद्धांत पढ़ाए थे, ध्यान में आ रहा है? उस सिद्धांत का हेड है ये। क्या उसके बिना जितने भी सिद्धांत आ जाएं, मतलब सातों चीजें आ जाएं, तब भी राज्य बन सकता है क्या? बनेगा? नहीं बन सकता। आप लोगों को ध्यान में है सप्तांगी सिद्धांत? बस मैं वही बोल रहा हूं। राजा उसका हेड है। फिर चाणक्य बोलते हैं कि राजा जो है वो जितनी भी किताबें हैं धर्मशास्त्र उससे ऊपर है। धर्मशास्त्र से राजा क्या है? ऊपर है। राजा को जरूरत नहीं है ये सब चीजें मानने की। एक रितन राजा को इस राह पे चलना ही पड़ेगा, वैसा राजा के लिए नहीं है। कोई कोड नहीं है उसके लिए कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। यही बात मैकियावेली बोलता है कि राजा को किसी चीज के पालन करने की कोई जरूरत नहीं। यही बात आगे जाके कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? अलाउद्दीन खिलजी बोलेगा। जब अलाउद्दीन खिलजी के पास में उलेमा आएंगे, बोले यार ये क्या हिंदुओं को सेना में रख रखा है, हटाओ इनको सेना से। तो वो बोलेगा देखो मैं ना तो कुरान पढ़ता हूं ना मेरे को मतलब है, ये जितनी किताबें हैं ना तुम जो लेके घूम रहे हो, मेरे को उनसे रत्ती भर कोई लेना देना नहीं है। ना मेरे को तुमसे लेना देना है ना इनसे लेना देना है। मैं वही करता हूं जो मेरे को सही लगता है। ये कौन बोलेगा? अलाउद्दीन खिलजी बोलेगा। इसका भी यही कहना है
कि जो धर्मशास्त्र होते हैं, धर्म ग्रंथ, उनसे राजा बढ़ के, ये कौन बोल रहा है? चाणक्य बोल रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको बांध देती है ना, बांध देगी। हो सकता है उस समय कुछ और लिखा गया हो किसी चीज के लिए, पर वो इस समय रेलिवेंट है क्या? रेलिवेंट है। उस समय के कई धर्मशास्त्री बोलते थे कि कहीं ना कहीं सती प्रथा ठीक थी कुछ क्षेत्रों में। ज्यादातर तो अलाउ नहीं करते हैं धर्मशास्त्र उस चीज को, पर जहां थोड़ी बहुत एक दो जगह लिख रखा है, कुछ लोगों ने बाद में लिख दिया, पर अभी रेलिवेंट है क्या? अभी मानते हैं अपन उस चीज को? अच्छा नहीं मानते बेटा। तो वही, इसीलिए इसको बोला है, राजा को बोला है कि धर्मशास्त्र से क्या है? ऊपर है। फिर राजा जो है धर्म सहिष्णु शासक है। राजा को जो निर्णय लेने हैं वो धर्म देखकर नहीं लेगा कि ये इंसान गलत है, ये इंसान सही है। जब सत्ता धार्मिक रूप ले लेती है ना, तो राष्ट्र खत्म हो जाता है। जैसे आप पाकिस्तान का उदाहरण देख सकते हैं। देखा है पाकिस्तान एक इस्लामिक देश बन गया, वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार होते रहे, हिंदू महिलाओं को लेके पकड़ के जाना, उनके साथ बलात्कार करना, बहुत आम घटनाएं हैं, बहुत आम घटनाएं। पर फिर स्थिति क्या हुई? भीख मांग रहे हैं, खाने को रोटी है, आपस में ही लड़ते रहते हैं, अपनी बच्चियों को बेचना पड़ रहा है चीनी लोगों को। ऐसी स्थितियां हैं। इसलिए पहले इसको सोचो, आज से 2500 साल पहले समझा दिया इसको, धर्म सहिष्णु रहो। कौन क्या पूछता है, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप किसको पूछते हो? आपके इष्ट कौन है? हाँ, कोई तो होंगे। हाँ, सोच रहा है। आप बताओ, आपके इष्ट कौन है? देवता? हाँ, बालाजी महाराज आपके, भैरव। अब तुम दोनों क्या लड़ोगे कि नहीं, तू बालाजी क्यों नहीं पूछ रहा? करोगे क्या? आप में से बहुत सारे शिव जी को मानते होंगे, विष्णु को मानते होंगे, तो शिव जी वाले विष्णु से लड़ेंगे क्या? मेरे घर वाले ज्यादातर विष्णु को मानते हैं, मैं शिव जी को मानता हूं, तो मेरे घर वाले में कुछ नहीं देंगे। ऐसा होना चाहिए क्या? आपकी श्रद्धा आपके साथ में रहे, खुश रहो यार, दूसरों में क्यों इंटरफेयर करना? यही इसको पहले ही समझा दिया है। किसने समझाया है? मैंने। कौन समझा रहा है इसको? कौन समझा रहा है? चाणक्य समझा रहे हैं। ध्यान में है ना? विद्वान व्यक्ति, उनका कोई तोड़ नहीं था। और उनमें भी एक खासियत है कि मतलब शिष्य भी जोरदार ढूंढा था उनमें, और शिष्य में भी एक खासियत थी कि यार गुरु जोरदार ढूंढा था आपने। रहता है यार, मतलब वो पकड़ करने की जो काबिलियत रहती ना, सब में रहती है यार। धर्म सहिष्णु शासक। एक और चीज है इनके बारे में कि वंशानुगत शासक है, पैतृक निरंकुश शासक है। वंशानुगत तो है, वंशानुगत मतलब समझे आप लोग? वंशानुगत क्या होता है? पिता के बाद में पुत्री बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि चुनाव हो जाएंगे ना अगला कोई बन जाएगा, नहीं। चंद्रगुप्त का बेटा कौन है? बिंबिसार। बेटा ही है ना, कि बाहर से लाए थे? बेटा ही है। उसका बेटा कौन है? अशोक। बेटा ही है ना। मतलब खून की पीढ़ी चल रही है, भले नाकारा हो, फर्क पड़ेगा, पर बनेगा कौन? बेटा ही बनेगा। उसको क्या बोलते हैं? वंशानुगत बोलते हैं। नेक्स्ट चीज मैंने बताया, ये जो शासन है इसका, वो पैतृक निरंकुश शासन है। पैतृक निरंकुश शासन, पैतृक निरंकुश शासन है इसका। क्या समझ में आता है? पैतृक निरंकुश शासन से क्या समझ में आता है? निरंकुश का मतलब बता दो। हाँ बोलो, अरे मन से बोलो यार, मैं कौन सा सजा देने वाला हूं कि आसपास वाले भी कुछ नहीं जानते जो तुम आसपास वालों के लिए घबराते हो ना। जिसमें कोई अंकुश नहीं है, ऑटोक्रेटिक है, उसको कोई मतलब नहीं है। उसकी इच्छा होगी तो तेरे को अभी दरबार से बाहर कर देगा। उसको नौकरी पे रखना होगा, रखेगा नहीं तो बोलेगा चलो घर जाओ। उसकी इच्छा होगी कि चलो आज से तेरे को 1 लाख रुपए ऐसे ही नाम, आज से जेल से छोड़ दिया, कोई भी सजा। राजा निरंकुश शासन है, बंधन नहीं है। पैतृक निरंकुश शासक है। पैतृक क्या है? यह बहुत अच्छी धारणा चली थी गुप्तों ने, बहुत सुंदर चीज है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये बोल रहे हैं कि जो प्रजा है वो मेरे बच्चों जैसी है। क्या है? मेरे बच्चों जैसी। जैसे आप लोगों को मानता हूं ना, बच्चों जैसे हो, छोटे छोटे से।
वैसे एक तो स्टूडेंट मान लो, स्टूडेंट मानने से फिर ये है कि यार आप लोगों का भला नहीं चाहूंगा कभी, मतलब एक रहेगा कि मैं मेरा काम करके निकल जाऊंगा, मेरे को यूं मतलब नहीं रहेगा कि यार किस समस्या में तो नहीं हो, गलत आदतें तो नहीं है, या कभी दुखी तो नहीं हो किस चीज को लेके, समझ रहे हो ना। मतलब कम से कम ये रहे कि कभी रोना भी होना, या कभी कुछ दिमाग में उल्टी सीधी हरकत आई हो कि यार आज तो कम से कम मेरे पास में आ जाओ, मेरे से पूछ लो कि यार सर ऐसी ऐसी स्थिति है, कोई साथ देने वाला नहीं है, आप दोगे क्या। भले ही अपने कितने ही झगड़े हो, भले मैंने कितना ही बुरा डांटा हो 1-2 दिन पहले कि चल भग जाए यहां से, कितना ही बुरा, बहुत सी बार डांटता हूं ना, बहुत बुरा डांटता हूं, फिर भी कभी जीवन में लगे कि यार अब कोई भी नहीं है, आ जाना, आना चाहिए। मैंने बोला है ना, बच्चे हो, आओ पूछो कि यार ये स्थिति बन गई है, क्या करें, कोई भी नहीं है समझने वाला। दोस्तों को समझाओगे तो मजाक बनेगा, दोस्तों को समझाओगे तो मजाक बन जाएगा। माता पिता को अपन समझाने से डरते हैं क्योंकि माता पिता समझेंगे नहीं, उनको दुख ज्यादा होता है। बहन भाई को समझा नहीं सकते, बचा कौन। हो सकता है कि कोई और हो जिसको समझाना चाहते हो, और हो सकता है उसी के कारण कुछ करने वाले हो, फिर क्या करोगे बेटा। ऐसे में कभी खुद को अकेला नहीं समझना। अभी ये खत्म हो जाए फिर एक बालिका कहानी सुनाऊंगा तुमको। है ना? नहीं, वो बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत समझदार है, बस उसके पास में कोई बच्चा नहीं था बात करने के लिए। बोले कि सर मैं क्या करूं, मेरे पास में कुछ है नहीं, या तो मर जाऊंगी और कोई बताने वाला नहीं है। मैंने कहा कहाँ मर रही है छोटी छोटी चीजों के लिए, बड़ी चीजें देश सेना वेना में जा, शहीद हो तो सम्मान रहेगा, लोग हंसेंगे नहीं तो इतनी मार होती रहेगी, माता पिता रोएंगे ना, और कोई रोएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। किसी को फर्क पड़ता है कभी? किसी को नहीं, माता पिता को फर्क पड़ता है। आपके दुखी होने से सिर्फ माता पिता को फर्क पड़ेगा, आपकी गलत आदतों में पड़ने से सिर्फ आपको माता पिता को फर्क पड़ेगा, बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहरी व्यक्ति को भी नहीं पड़ता। मेरे को भी इतना ही नहीं पड़ेगा, मैं दुखी हो जाऊंगा ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा कि मेरे बच्चे, तो असलियत में दुख किसको होगा? माँ बाप को होगा। संग ध्यान रखो थोड़ा चीजों का। ये यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं बेटा। मंत्रिण, अरे भाई ब्लैक का है, मंत्रिण, मंत्रिण का अर्थ समझते हैं आप लोग? मंत्रिण का मतलब उसकी कोर टीम। कभी हमारी भी हुआ करती थी, कभी मेरे भी कुछ बच्चे हुआ करते थे जिन लोगों से मैं सब चीजें, वैसे अभी भी हैं कुछ, तो उनसे डिस्कस करा करता था चीजें। मतलब क्या कर सकते हैं अपन, डिबेटिंग क्लब में बैठे हैं ना, बस वैसी कुछ कोर टीम जिसको आप लेके आगे बढ़ा सकते हो, जिनसे चीजें डिस्कस कर सकते हो, आपस में आप उनसे उम्मीद पाल सकते हो कि यार आप लोग कुछ ना कुछ महाविद्यालय के लिए सोचें या राष्ट्र के लिए सोचें, उस पर डिबेट करें। हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी डिबेट हुई। कभी आप लोग अगर ना जुड़े उसमें तो बैठा करिए, बैठ के कम से कम देख तो सकते हैं ना डिबेट। आप लोगों में कई लोग बैठे थे, एक बहुत अच्छी डिबेट हुई थी, कहीं पे हुई थी वो? अरावली रेंजेस पे हुई थी, बहुत जोरदार डिबेट हुई थी। कुछ लोग अरावली रेंजेस के दोहन को लेके समर्थन में थे, कुछ लोग विरोध में थे, तो उन्होंने जो तर्क दिए थे ना, बहुत जोरदार थे, मजा आया था उस बैठक। आप थे? आप लोगों से कौन कौन रहा है उसमें? 1 2 3 और आप रहे 4। कैसी थी? मजा आ गया था ना, बहुत जोरदार थी। मतलब ऐसा वो रहता है ना यार, अरे बहुत खतरनाक, छोरी मेरे को चुप कर रहे थे। तो मजा आता है यार बेटा। मतलब सोचो, यहाँ आए हो, पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ बुढ़ा के कोई ऐसी कोई डिग्री लेके निकलोगे, इससे तो यूं नहीं रहना कि यार मजा आ जाए, यहाँ पे लोग पहचाने कि यार ये तो बाहर भी जाते तो यार अपने हक की बात कर लेते, मजा आया। यहां तक आया? अब ये मंत्रिण उसकी टीम है, कोर टीम है, जो सब मिलके काम करते हैं। अब ये कोर टीम में कौन कौन रहेगा? कौन कौन रहना चाहिए? आप लोग अगर राजा बन जाओ एक समय के लिए, आंख बंद करो और खुद को राजा समझो, समझिए आप लोग राजा हैं। यकीन नहीं हो रहा होगा, इसलिए ज्यादातर लोगों ने आंखें बंद नहीं करी, उनको पता है कि वो कभी राजा बन नहीं सकते। अभी अगर मैं आप लोगों को बोल रहा होता कि आप लोग दास हैं तो फट से होकर हाँ, या अगर मैं आप लोगों को बोल रहा था कि आप लोग मतलब स्लेव हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है। मैंने कई बार ऑब्जर्व करा है कि जब मैं 3rd ईयर को पढ़ाता था तो बहुत कम बच्चे रहते थे
और थर्ड ईयर को पढ़ाने में हमको एक वो पढ़ना पड़ता है, सामंतवाद पढ़ना पड़ता है, और एक क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ना पड़ता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, औद्योगिकरण पढ़ना पड़ता है। तो उसमें दास भी पढ़ाने पड़ते हैं और मजदूर भी पढ़ाने पड़ते हैं। तो मैं कई बार उनको बोलता था कि तुम इस फैक्ट्री के मालिक बन जाओ और सोचो कि तुम मालिक हो, तो उनमें ज्यादातर सोच नहीं पाते थे। पर जब जब मैंने उनको बोला कि तुम इस फैक्ट्री के मजदूर बन जाओ और वो लोग मेरे को बकायदा बोलते थे कि सर पगार बढ़ाओ हमारी, ये स्थिति। तो आप लोग एक बार सोचिए, खुद को राजा समझिए, थोड़ी देर बैठ के सोचिए कि अगर आप राजा होते तो आपकी कोर टीम में कौन कौन होना चाहिए थे। कोई बता पाएगा मेरे को कौन कौन होना चाहिए आपकी कोर टीम में? क्या सलाहकार? तो वही तो, ये सलाहकारी तो है मंत्री ना, पर इसमें कौन कौन को रखेगा? सेनापति, बहुत बढ़िया। सेनापति तो अनिवार्य है, बहुत ज्यादा अनिवार्य व्यक्ति है वो। अगर सेनापति को आप रखोगे ही नहीं युद्ध में, रक्षा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रक्षा वाला काम ही छोड़ दिया आपने कि यार ध्यान मत दो इस चीज पे, तो चल पाएगा क्या देश? नहीं। तो सेनापति होना चाहिए एक। और यहाँ पे सेनापति को सेनानी बोलते थे, क्या बोलते थे? सेनानी। इसको दूसरा नंबर लिख दें क्योंकि एक नंबर पे कोई और होना चाहिए। हमने दूसरे नंबर पे रखा है सेनानी को क्योंकि पहले नंबर पे कोई और है। पहले नंबर पे कोई और है, और ये लगभग अच्छी खासी संख्या इनकी 3, 4, 5। और बताइए, अगर चंद्रगुप्त मौर्य बैठते बात करने के लिए, ये तीसरा होना चाहिए, दूसरा भी नहीं, तीसरा। दूसरा ये और पहला ये देख लेना है ना, गिनती सुधार लेना है। सही लिख रखी है 1 से 5 तक। कोई बोल रहा है गलत दिख रही है, किसी को दिख रहा है गलत? कोई एक व्यक्ति? वेरी गुड बेटा। उन बोला क्यों सुने, इसका रोल नंबर देना मेरे को। कहाँ पे थे अपन? अपन थे कि सेना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड इंपॉर्टेंट व्यक्ति है वो। उसके पहले कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य बैठे हुए हैं, उनको सलाह चाहिए। किससे मांगते थे? सेनापति से मांगते थे पहले, किसी और से मांगते थे? लाला कैसे राजा बनेगा यार तू? कितने दोस्तों को बिठाएगा? मंत्री बना दे उनको, कुछ पैसे तो कमाएंगे। हाँ, क्या करना है? क्या राजा? रानी को बिठाएगा पर राजा को नहीं बिठाएगा। तो पहली चीज है यार, इसका जो हेड है वही तो राजा होना चाहिए। तुम उस बैठक के अंदर राजा को छोड़ के सबको बिठाने के लिए तैयार हो, और तुम राजा को ही नहीं बिठा रहे हो। फिर मैं बोल रहा हूं चंद्रगुप्त मौर्य किससे सलाह लेता था? तुम्हारी स्थितियां बहुत। चंद्रगुप्त मौर्य राजा था, किससे लेता था? चाणक्य से। जो चाणक्य कौन था? उसका पीएम था। उसने अपना प्रधानमंत्री बना रखा था चाणक्य को। गुरु तो थे ही सही, पर गुरु को उसने तुम कभी राज्य खोलो ना, किसी राज्य पे कब्जा कर लो ना, तो जगह रखना मेरे लिए ना। पीएम, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है इसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन है? चाणक्य। अशोक के समय कौन है? पुष्पगुप्त वैश्य। ऐसे करके मतलब अलग अलग है ना। तो अपने तो मेन इसका ये रख लो कि ये पीएम है और इसके समय कौन है? चाणक्य है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। सेना नहीं हो गया, और बताओ, और बताओ। तुम्हारे जो व्यापारी हो, तुम लोग व्यापारी, जो व्यापारी हैं तुम में से कोई, इसकी दुकान वगैरह है, कुछ किसी भी तरह का व्यापार करते हैं, अगर आप में से कोई व्यापारी है तो एक चीज का ध्यान रखना, जब तुम छोटे से भी हो, देखो ये सब चीज समझाने के लिए उससे इस चीज को कनेक्ट करना। अगर तुम छोटे छोटे भी हो तो तुम्हारे पिताजी तुमको दुकान पे ले जाने लग जाते हैं, छोटी उम्र में ले जाने लग जाते हैं, ताकि बचपन से तुम्हारे अंदर व्यापार की कला आ जाए। कोई व्यापारी है तुम
और कोई आया तुम्हारी दुकान पे कि भैया ये वाला दे दो, अच्छा रहने दो ये वाला नहीं, ये वाला, तूने पहले इसकी क्यों बोला, यही लेके जा, नहीं दे रहा दूसरा। अगली बार आएगा, किससे सीखोगे? पिताजी से पूछोगे ना। बच्चा किससे सीखता है? बड़ों से। इसलिए व्यापारी हमेशा क्या करेगा, लेके आएगा किसको? बच्चों को लेके आएगा दुकान पे, सिखाएगा उसको, क्या देख सीख बेटा। ऐसे ही जब ये मंत्री परिषद में बिठाएगा तो अपनी औलाद को नहीं बिठाएगा क्या? युवराज राजकुमार जो लिखना है, मेन राजकुमार से ज्यादा अपन युवराज के ना प्रिफेर करेंगे। क्यों? क्योंकि पिता हमेशा सोच के रखता है कि अगला राजा किसको बनाना है। बच्चे तो बहुत सारे हैं, पर सबको बना सकते हैं क्या राजा? नहीं। और ये बच्चे आपस में दोस्त थोड़ी रहेंगे। तुम अगर सब इतने सारे बच्चे हो किसी राजा के, तो तुम सब दोस्त थोड़ी रहोगे। तुम लोग एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रचोगे पूरे टाइम। पूरे टाइम तुम्हारा एक ही काम रहेगा, लोगों को अपनी तरफ करना, अपनी सेना मजबूत करना और एक दूसरे की हत्या की कोशिशें करना। ऐसा कहते हैं कि जब अशोक शासक बने तो अशोक अपने 99 भाइयों को मार के बने थे शासक। कितने? 99। ऐसा एक बौद्ध ग्रंथ बताता है। बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? अच्छा सा नाम है उसका, दीपवंश। दीपवंश बताता है कितने लोगों को मार के बना था? 99 भाइयों को। पर कुछ इतिहासकार बोलते हैं 99 को नहीं, 6 या 3 को मारा था। कितने हैं? हाँ, इतनी? अच्छा 99। अरे तो बेटा रानियां बहुत सारी है ना, रानियां दासियां, एक से 99 पूछ। तुम लोग ये चीज क्यों सोचते हो? मैं गलत जगह आके बैठ गया हूं क्या? तो एक बात बता, मैं बढ़ाने नहीं आऊंगा तुम लोगों को। तो तू राजा की भी तो सोच। तुम अभी वाले की क्यों सोचते हो? अकबर की 5000 पत्नियां थी। कितनी? तो अब 99 ज्यादा तो लग रहे हैं। हैं? वो तो उन 16,000 स्त्रियों ने उनको माना था अपना पति। देखो एक मेरे को कृष्ण भगवान की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि एक वो मंदिर है ना उनका कोई सा, जहां पे थोड़ी देर में पट बंद कर देते हैं। अरे एक मंदिर है उनका जहां थोड़ी देर में वो ऐसे उनको ढक देते हैं। बाकी बिहारी मंदिर ना, क्योंकि कृष्ण भगवान के साथ में ऐसा है कि वो प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी। प्रेम कौन सा वाला प्रेम? जो माँ का बेटे के प्रति भी हो सकता है, बेटे का माँ के प्रति भी हो सकता है, किसी पुरुष का भी हो सकता है। अगर मैं उनको देख रहा हूं और मेरी बहुत ज्यादा श्रद्धा है तो मेरे साथ में चल पड़ेंगे। वो क्या करेंगे? मेरे साथ में चलेंगे कि चल मैं तेरे साथ में रहूंगा। तो भगवान कृष्ण का ऐसा है। तो भगवान, मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि आपने बोला 16,000 लड़कियां उनको पति मानती थी, मेरा मानना वो भी 16,000 को पत्नी मानते होंगे। वो जितने लोग हैं ना सबको अपना मानते हैं, यहां तक कि जो उनको नफरत भी करते हैं ना उनसे, वो उनको भी अपना मानते हैं। उनके लिए कोई पराया थोड़ी है। जिसके लिए पराया वो भगवान कैसे हुआ? सही बात है ना। मतलब बहुत सारों के लिए ऐसा रहता है ना कि ये वाले तो अपने, बाकी लोग काफिर हैं, अपने वाले नहीं है। तो सोचिए ना, ईश्वर के लिए कोई काफिर हो सकता है क्या? बुरा हो सकता है? उसके लिए तो नाली के कीड़े से लेके सुअर से लेके सब बराबर हैं, तभी तो ईश्वर है वो। सही बात है ना। और अगर तर्क भी करोगे तो फिर एक समस्या वाली बात आ जाएगी। मान लो कि आप किसी को बाहरी मानते हो, अलग से काफिर मानते हो, अच्छा नहीं मानते हो कि नहीं ये ईश्वर को पसंद नहीं करता है, तो उस व्यक्ति का कोई और ईश्वर होगा ना। मान लीजिए एक नाली का कीड़े का को बोल दिया कि नहीं भगवान इसको पसंद नहीं करते, तो काफिर है। तो फिर उसका ईश्वर कोई और होगा। अब जब उसका ईश्वर कोई और होगा तो फिर सीधी सी बात है, दो ईश्वर धरती पे हो नहीं सकते। मतलब यार ईश्वर झूठे निकल गए। इसलिए ईश्वर सबके लिए क्या होते हैं? बराबर। उनके लिए भेदभाव नहीं करते, सबसे प्यार करते हैं निस्वार्थ भाव से।
प्रेम करते, तो कोशिश करना ईश्वर जैसे बनने की। मैंने क्यों क्लास क्या करी यार? एक काम करेंगे, इन दोनों बेंचों को ऐसे लगाएंगे और मैं ऐसे करके बैठ जाऊंगा गेरुआ वस्त्र पहन के। तुम्हारे गांव गांव में मेरे को बुलाया करना कथा करने की। ठीक है, सेनानी हो गया। अपन ने नेक्स्ट कौन बताया था? युवराज। युवराज नेक्स्ट बताइए और कौन हो सकता है? और बताइए। एक पुरोहित। पुरोहित बहुत समय तक बहुत इंपॉर्टेंट पद बना रहा। जब आप अष्टप्रधान भी पढ़ते हैं मराठा समाज के, मराठों में अष्टप्रधान हुए 8 इंपॉर्टेंट लोग, तो अष्टप्रधान में भी एक क्या होता था? पुरोहित जरूर होता था, जिसको पंडित राव बोलते थे। शायद राघव करके ऐसे कुछ थे, वो पंडित राव थे उनके समय, तो होता था। मतलब कुछ सोचिए ना, युद्ध पे जाना है, आप पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में जब जानकारी लोगे ना, तो पता चलेगा आप लोगों को कि पानीपत के तीसरे युद्ध में पहले युद्ध लड़ लेना चाहिए था, पर क्योंकि कुछ पंडितों ने घोषणा करी थी कि नहीं मकर संक्रांति को ही करना है युद्ध, तो उस चक्कर में इनके घोड़े भूखे रह गए, ये खुद भूखे रह गए, इनको घोड़े मार के खाने पड़े। मराठों की हार हुई। मराठों के हार का भारत पे बहुत भयंकर असर पड़ा, खासकर भारतीय हिंदू समाज बोलते हैं ना, उस पर बहुत बुरा असर पड़ा था मराठों के हार का। बहरहाल यहां तक समझ में आया आपको? आगे बढ़े। 2 लोग हैं, एक सन्निधाता है, ये हो गया, ये 5 हो गए। ठीक है, लास्ट और है सन्निधाता। ये क्या होता है? ये होता है कोषाध्यक्ष, वित्त मंत्री टाइप है, या कोष का प्रमुख है। वित्त मंत्री से ज्यादा कोष का प्रमुख है ना, या कोषाध्यक्ष भी बोल सकते हैं इसको। कोषाध्यक्ष ही लिख लो, बाकी कुछ भी मत लिखो यार। क्या है? कोषाध्यक्ष है। इन सब ने मिलकर योजना बना ली। योजना बना ली। योजना के लिए क्या चाहिए नानी? घर में योजना बनती, किस चीज की जरूरत पड़ती है ना, फिर अपने ऊपर अपन ने बोल दिया, मम्मी से बात कर ली कि ऊपर एक और कमरा बना लेते हैं, मैं रखूंगी वो, मैं रखूंगा वो। फिर क्या करोगे? कमरा ऐसे बन जाएगा क्या? कोषाध्यक्ष, पापा से बोलना पड़ेगा, पापा पैसे हैं कि नहीं होते, तो कोषाध्यक्ष जरूरत पड़ेगी। ये वही कोषाध्यक्ष। ठीक है। सन्निधाता क्या था? कोषाध्यक्ष। ये 5 हो गए, ये 5 लिख रखा है आखिरी में। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट लिखिए मंत्रिण। अच्छा, ये मंत्रिण में एक विशेषता है सभी की। क्या विशेषता है? आप ये नियम सीखो बेटा। तुम लोग कभी किसी बड़ी पोस्ट पे जाओ, तुम में से कोई मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, भरोसा नहीं, क्या पता बन जाओ। तो इस इतिहास से सीख लेना। इतिहास से सीख ऐसे लेना कि इन्होंने जो करा है वो नियम तुम लागू कर सकते हो। मैं एक बहुत छोटी सी बात बोलूंगा, आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग सही से बोलना, कोई झूठ नहीं बोलेगा। आप लोग भारतीय पुलिस व्यवस्था को भ्रष्टाचारी मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ वाले हाथ खड़े करो। ये कैमरा मेरी तरफ है, तुम्हारी तरफ नहीं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। मानते हैं? लगभग सभी लोग मानते हैं कि पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचारी है। कौन नहीं मानता? सभी मानते हो कि आपको क्या लगता है वो जान करके करते हैं क्या? उनकी सैलरी इतनी कम है कि उसका घर नहीं चल सकता उससे। आपको क्या लगता है नेता भ्रष्टाचारी होते हैं? हाथ खड़ा कीजिए जो लोग ये मानते हैं कि आपके पार्षद, आपके क्या बोलते हैं, सरपंच साहब, वो सब भ्रष्टाचारी हैं। हाथ खड़ा कीजिए एक बार मेरे सामने। नहीं है? हमारे तो नहीं है, हमारे तो घर के ही हैं। मानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए जो लोग मानते हैं। हाँ, ढंग से हाथ खड़ा करो। मानते हो? तो वो बहुमत है, सभी लोग मानते हैं। वो बच्ची नहीं मानती, उसके फैमिली में ही सरपंच साहब है। लगभग सभी मानते हैं। सरपंच की, पार्षद की जो आय रहती है, सरपंच और पार्षद क्या है, उनका घर नहीं चला सकती।
घर नहीं चला सकती, मैं क्या बोल रहा हूं, घर नहीं चलेगा उनकी आय से, इतनी कम है। तो जो व्यक्ति घर नहीं चला सकता, अपन उसके यहां जब चंदा मांगने के लिए जाते हैं और उम्मीद क्या करते हैं, पार्षद है 1,000 रुपए देगा। वो अगर तुमको 50 का नोट पकड़ा दे, 10 का नोट पकड़ा दे, तो बाहर जाकर गाली देंगे, इसको शर्म नहीं, पार्षद होके नहीं दे रहा है। अपन लोग खुद भी चाहते हैं, जब देगा ज्यादा अपने को तो वो कहीं से निकालेगा, कहीं से निकालेगा ना। अपन खुद भ्रष्टाचार का सोर्स है बेटा। पुलिस वालों को दे ना अच्छी सैलरी, क्यों थोड़ी थोड़ी पैसे देते हो यार उनको, बेचारा का घर नहीं चलता ढंग से, फिर आप उम्मीद पालो को ढंग से नौकरी पे करेंगे, जान पे खेल भी जाएंगे, सब कर लेंगे वो लोग हैं। उनको छुट्टियां नहीं मिलती है, पता है आप लोगों को। जैसे हमारी संडे फिक्स से होगी तो होगी छुट्टी, पुलिस वालों को मिलती है संडे की छुट्टी। फिर वो पता भी नहीं है कि अपने घर वालों को, फैमिली को लेके कब घुमा था। ऐसे में आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो बस जाएगा, चोर के आगे आ जाएगा कि मैं बचा रहा हूं, घर ऐसे ही चला लेगा, सूखी रोटी खाएगा, जान पे खेलता। ऐसा नहीं होता, थोड़ी परवाह करनी चाहिए, समझना चाहिए। मेरा ये सब समझाने का अर्थ क्या था, इनको 40,000 पण मिलते थे, 40,000 पण। उस समय 40,000 सोने के सिक्के हर साल, 40,000 सोने के सिक्के देखे हैं तुमने। अरबपति है भाई, उनको अरबपति बना के रखा था ताकि आप जैसे घूस देने के लिए जाओ, आपने देख लिया सेना अध्यक्ष, सेनापति, इसका दिमाग पे बोले कि घूस देकर मरवा देते हैं राजा को। क्या है, वो थैला भर के लेके आएगी, ये 50 पण मार दे इस राजा को, तो बतागा मेरी सैलरी कितनी है, 40,000 पण। मैं तू मेरे को ये 500-600 सिक्के दे रहा, मानेगा वो कभी? कभी करेगा भ्रष्टाचार? कभी नहीं करेगा वो व्यक्ति। तो ये क्या है, ये उनकी नीति है। फिर एक और चीज, हर किसी को नौकरी पे नहीं रखते, इसके लिए एक व्यवस्था थी, उपधा परीक्षण। समझिएगा इस बात को। उपधा परीक्षण का अर्थ क्या होता है कि जैसे मेरे को आपको बनाना है सन्निधाता या सेना अध्यक्ष या कोई प्रधानमंत्री या कुछ भी XYZ, आप लोगों में से किसी को कुछ बनाना है। अब मैं क्या करूंगा कि बनाने से पहले आप लोगों की पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लूंगा। पहले तो आप लोगों को दूसरी नौकरी दूंगा, फिर देखूंगा। और देखते कैसे थे कि ज्यादा लोभी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा लोभ में हो, जैसे आप लोगों को किसी को भेज दिया उनके पास में, वो बोल दिया कि चल हमारे लिए नौकरी कर ले यार थोड़ा सा। राजा ने तेरे को कोई और सा काम दिया, कोई और सा काम कर दे। कोई पुरुष हो तो किसी स्त्री को भेज देते थे कि बातों में आके राज तो नहीं उगल देगा। उगल देते हैं ना, कि मेरा दोस्त बोल रहा था मेरा दोस्त बोल रहा था कि किसी को बताना नहीं है और ऐसी बात थी। होता है, बहुत नॉर्मल सी बात है। ये उपधा परीक्षण है। पैसे देने की कोशिश करेंगे, फंसाने की कोशिश करेंगे, सब करने की कोशिश करते हैं। वो करने वाले कौन लोग हैं? वही लोग हैं, वो बस आपको जांच कर रहे हैं इस उपधा परीक्षण से। उपधा परीक्षण में और भी चीजें थी, जैसे उच्च कुल का व्यक्ति होना चाहिए, चरित्रवान व्यक्ति होना चाहिए। ये थोड़ी सी चीज मेरे को अजीब लगती है, उच्च कुल में होना। मतलब कैसे बताऊं यार, उच्च कुल का मतलब है पहले से जिसके लोग समृद्ध हो, वो उच्च कुल का हो गया। तो कहीं ना कहीं इनमें नियम था कि उच्च कुल वालों को ही रखते थे नौकरियों पे, बड़ी नौकरियों पे। अब वो मेरे लिए थोड़ी सी अजीब भी है, कहीं ना कहीं वो सही भी है, गलत है, वो आप लोग तय करना है। दोनों पक्ष रखूं? देखो, एक पक्ष तो ये बोलता है कि जिसके पहले से काम कर रहे हैं लोग, पहले से उच्च कुल में है, तो उसको सब नियम कानून आते हैं। जैसे आपसे बात करना, राजा से बात करना, पापा पहले बात करते थे, कभी लाए होंगे दरबार में ऐसे पकड़ के कि बेटा देख राजा बोलते हैं इसको, अपने को ध्यान में है, ढंग से खड़े रहना, उनके सामने सम्मान रखना, ये सब अपने को आता है। अपन उच्च कुल से, पैसा है अपने पास में, तो अपन एक सम्मान। देखो एक बात बोलूं क्या, दुनिया बहुत ज्यादा झूठी है, बहुत झूठी है बेटा, बहुत ज्यादा झूठी है। एक परम सत्य है, मैं आप लोगों को कितने अच्छे समझा दूं, आप लोगों के लिए कितना कुछ भी कर लूं, आप लोगों में कितना ही अच्छा लगूं, पर अगर मैं फटे हुए कपड़े पहन के आ गया ना यहाँ पे, तो शायद आप लोगों में से 2 लोग भी मेरे साथ खड़े हुए, मतलब 2 तो मेरे को लग रहे हैं खड़े रहेंगे, पर ज्यादातर लोग शायद मेरे से दूर देश देख के निकल जाएंगे कि यार ये कौन है।
या कभी ऐसी स्थिति बनी कि यार अपने गुरु है, जा रहे हैं और उनके मानसिक स्थिति खराब हो जाए, या ऐसी स्थिति बन जाए कि रहने के लिए कुछ भी नहीं, फटे हुए कपड़े पहन के घूम रहे हैं वो, तो अपने दिमाग में पहचान तो लिया है कि यार अपना गुरु है, पर अपन देख के वो निकल जाएंगे, राइट? ये चाहे बिना चाहे हमारे दिमाग में बसा हुआ है, हमको पता है चीज अच्छी नहीं है, अच्छी चीज है क्या, पर असलियत में मानते हैं ना बेटा, सभी मानते हैं। आप लोगों ने बड़े बड़े अधिकारियों के वो ऑफिस देखे हैं, आलीशान ऑफिस रहते हैं, उसका कारण है कि आलीशान ऑफिस में जाने से व्यक्ति में अपना परिवर्तन आ जाएगा। अपना आप यूं करके खड़े हो जाओगे, पूछ लोगे सर आ जाएं, नमस्ते सर कैसे हैं आप, अपना उनसे दूर बैठोगे, काम की बात करोगे, बस उठ के आ जाओगे। पहले तो वहां देखते रहोगे, अरे यार ये क्या जगह घबराहट लग जाओगे। ये सब होता है, इसीलिए बनाते हैं आलीशान। तो ये सब व्यवस्था उन्होंने पहले से कर रखी है। फिर ये उच्च कुल वाली बात है, मेरे लिए थोड़ी सी अजीब है, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है ऐसा जिनका ना उच्च कुल है ना पैसा है बहुत ज्यादा, पर वो लोग बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मतलब मैंने जो बड़े बड़े लोगों से मिला हूं ना मैं मेरे जीवन में, उनसे भी कई गुना ज्यादा अच्छे हैं। एक तो बच्चे का नाम बताता हूं, एक आप उसको गोपाल को जानते हैं? मतलब यार क्या लड़का है यार, वो लड़का दूसरों के दुख पे मेरे सामने दुखी हुआ है। बोले कि सर मेरे से देखा नहीं जाता है यार किसी का दुख। मैंने कहा कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मिलते हैं अपन, पर हाँ अच्छी चीज है, होना चाहिए ना। दूसरों के दुख से कोई दुखी होकर उसका समाधान ढूंढ रहा है, और क्या चाहिए जीवन में यार। ये सब चीजें बेटा आप लोगों को समझ में आई? आगे बढ़े। फिर एक और चीज है मंत्री परिषद, ये तो इसका कोर टीम हो गई। फिर कुछ मंत्री चाहिए उसको, मंत्री परिषद, इसको मिटाएं। मंत्री परिषद ये अभी सेंटर ही पढ़ रहे हैं बेटा अपन, केंद्र। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा मंत्री परिषद। वैसे वो कथा वाला आइडिया बुलंद था। मंत्री परिषद, हाँ बोल रही ना। मैं सच में बाबा रत्न सिद्ध कर दोगे तुम लोग। कुछ बच्चे बोलते हैं बेटा प्यार से ऐसे ही, मतलब उनको ऐसा लगता है कि जैसे पिताजी चिंता करते हैं ना, वैसे ही व्यक्ति चिंता करता है हमारी। खैर उम्र में बहुत ज्यादा अंतर है, पर चिंता करता है। मतलब वो चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो सकता है चिंता से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार कहीं ना कहीं दुश्मन तो नहीं है, पर चिंता करता है। तो वो लोग बोल देते हैं प्यार से बाबा, मतलब क्या होता है? पापा होता है ना, पिता। वो पिता प्रेम से बनता है, ऐसा नहीं कि भगवान को भी अपन पिता बोलते हैं ना, क्योंकि प्रेम के कारण, उनका जो प्रेम रहता है ना उसके कारण पिता बोलते हैं। जेनेटिकली पैदा करने से नहीं है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि वो ये बाप थोड़ी तरह ये, इसलिए नहीं। कभी अगर कोई किसी को पिता बोल देना, अपने दिमाग में ये वहम मत लेके आना। पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है। पुराणों में जब एक क्या बोलते हैं, दो जने रहते हैं, एक बेटा और एक पिता, नाम भूल रहा हूं मैं उन दोनों के, लोमहर्ष और उग्रश्रवा। तो उग्रश्रवा लोमहर्ष से पूछता है कि मेरे को मेरी माता का पता ही नहीं कि उनका मैं बेटा हूं, आपका बेटा कैसे हूं, मेरे को क्या पता, क्योंकि उनकी माँ किसी और के साथ में नजर आ जाती है उनको। तो बताते हैं कि बेटा जो बच्चा है ना वो प्रेम से बनता है, पिता प्रेम से बनता है, जेनेटिकली नहीं बनता, बीज से नहीं बनता है, ठीक है, डीएनए से नहीं बनता है कुल मिला के। लिखिएगा नेक्स्ट क्या है, मंत्री परिषद। मैं आप लोगों को 18 मंत्रियों के नाम नहीं लिखवाने वाला हूं। कितने मंत्री थे? 18। इनकी सैलरी कितनी थी? 10,000। पर 18 मंत्रियों के नाम नहीं लिखवाऊंगा मैं। आप लोग कुछ मेन मंत्री हैं उनके नाम लिखा रहा हूं। इनको 18 तीर्थ भी बोलते हैं ना, मंत्रियों को तीर्थ। हाँ वो जाने वाला तीर्थ नहीं, तीर्थ वाला तीर्थ। जैसे पीएम, इन 18 में से उठा के कहां डालेंगे ये लोग? वो जो अभी इसके पहले पढ़ाया था ना, मंत्रिण, वो 18 में से उठ के आए, ठीक है ना।
जैसे अभी मंत्री परिषद है पूरी, उसमें कुछ हेड मंत्रीज हैं जिससे मोदी जी हमेशा बात करते हुए नजर आते हैं, वैसा कुछ। पीएम है, युवराज है, समाहर्ता है, सन्निधाता है। समाहर्ता मतलब वित्त मंत्री, सन्निधाता मतलब कोषाध्यक्ष। और कौन है देखते हैं, प्रतिष्ठा और व्यवहारिक। टा और व्यवहारिक। प्रतिष्ठा, व्यवहारिक, सेनानी। ये जो प्रतिष्ठा है ना, न्यायालय दो प्रकार की होती है, आप लोग जानते हैं? कौन जानता है न्यायालय के प्रकार? न्यायालय दो प्रकार की होती है, बताइए आप लोग। नहीं, ऐसे तो फिर 3-4 प्रकार की हो जाएगी। वैसे वाले प्रकार नहीं पूछ रहा हूं मैं, जगहों के हिसाब से प्रकार नहीं पूछ रहा हूं। उसके काम की पद्धति के हिसाब से दो प्रकार की होती है न्यायालय, एक दीवानी, एक फौजदारी। नाम सुने? दीवानी और फौजदारी न्यायालय। क्या तुम दीवानी को लेकर हंस रहे हो? दीवानी का मतलब होता है पैसा। दीवान नाम सुना है? दीवान, ये तो यहाँ के दीवान है, दीवान जी। दीवान क्या करता है? पैसों का हिसाब किताब रखता है ना, उसी से नाम पड़ा है दीवानी। और एक है फौजदारी। तो ये क्या है? दीवानी न्यायालय का प्रमुख है। दीवानी न्यायालय का क्या है? लय का हेड है। प्रतिष्ठा क्या है? फौजदारी न्यायालय का हेड है। अब दीवानी का मतलब समझ में आ गया ना, जिसका हिसाब किताब पैसों से रिलेटेड हो। आपके पिताजी और चाचा जी में लड़ाई होगी खेत को लेके, तो कहां जाओगे? दीवानी में कि फौजदारी में? वही सुलह कर लोगे, हम बहुत अच्छे हैं। अरे एक एग्जाम्पल ले रहा हूं यार, एग्जाम्पल खुद से रिलेटेड करोगे तो याद रहेगा। कहां जाओगे दोस्त? दीवानी में जाओगे। और अगर माथा फोड़ हो गया तब फौजदारी में। ऐसा जहां खून हत्या इनसे रिलेटेड हो मामले, वहां का जाओगे? फौजदारी। अदरवाइज जहां पैसों से रिलेटेड मामला है सिर्फ, वहां का जाओगे? ध्यान में रहेगा। फिर लिखिएगा विस्तृत नौकरशाही। विस्तृत नौकरशाही, नौकरशाही। विस्तृत नौकरशाही मतलब लगभग 26 अलग अलग विभाग अध्यक्ष हैं इसके पास में। जैसे देखते हैं, और इनकी सैलरी है 1000 पण। खरीद तो अपन इनको भी नहीं सकते हैं बेटा। ऊपर से नीचे तक आप किसी अधिकारी को नहीं खरीद सकते हो गुप्त काल के, ये मौर्य काल के। खरीद सकते हो? अभी भी खरीद सकते हो क्या? पहले का चीज छोड़ो, अभी भी तुम्हारे पास में है, तुम सब मिलके भी नहीं खरीद सकते। तुम सब मिलके मतलब अपन लोग मिलके भी नहीं खरीद सकते। इसमें कुछ लिखिएगा, ये द्वितीय श्रेणी के अमात्य हैं। द्वितीय श्रेणी के अमात्य हैं। अमात्य का मतलब होता है मंत्री। अमात्य द्वितीय श्रेणी के अमात्य हैं 26। अपन 26 में से कुछ कुछ का लिखेंगे। जैसे सुराध्यक्ष, सुराध्यक्ष, ये सुराध्यक्ष काय का है? कुछ कुछ सुरा से कुछ कुछ आ रहा है क्या दिमाग में? हाँ, क्या 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 बोल? अरे सर बोला कर, जो तू बोलेगा मैं मान लूंगा। बोल तो सही। हिम्मत मेरे को इस चीज की चाहिए कि तुम लोग बोलना जानो। सही गलत तो बोलो, वो तो भगवान जानेगा बाद में। क्या? बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, ताली बजाओ यार इस लड़के के लिए यार। मतलब विद्वान तो यार तू। क्या है? मदिरा मतलब कुल मिला के आबकारी अध्यक्ष। आबकारी विभाग रहता है ना, दारू, सिगरेट, तंबाकू और क्या, और बताइए?
गांजा और जितने भी दुनिया के ड्रग्स हैं वो सब काय में आएंगे? आबकारी में आएंगे। व्यक्ति का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें धीरे धीरे अपने क्या कर देती है, खत्म कर देती है, पता नहीं चलता है। मेरे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारे साथ में बचपन से रहा, खूब घुमा करा, खूब बढ़िया रहा। उसको लत लगी गांजे की, और बहुत खतरनाक लत लगी। उसकी स्थिति ऐसी थी कि जैसे हम दोनों अगर जा रहे हैं और अगर मेरे को, आप मेरे दोस्त हो और अगर हम आपसे मिलेंगे तो ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा? मैं आपसे मिल रहा हूं तो ये भी रुकेगा ना? होता है ना ऐसा कि आगे निकल जाएगा। मैंने उसको चलते हुए देखा है, उसके साथ वाले को। वो ऐसे करके आए थे और ऐसे हाथ दूसरे तो यूं करके वो निकल गया, वो उसके लिए रुका भी नहीं। और वो जो मेरे लिए रुका, उसका हाथ कांप रहे थे, बोले रत्नेश मैं आ रहा हूँ यार, रुक जा थोड़ी सी देर। पर अभी स्थिति ऐसी है कि थोड़े संगति का भी असर पड़ता है। हमारे साथ में थोड़ा रहा है वो, और अभी भी हमारे साथ में रहता है। बहुत बहुत सुधार आ गया। पहले भोपाल में रह रहा था बाहर, अभी बहुत ज्यादा सुधार है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा सुधार। अब तो बहुत अच्छी अच्छी क्रिएटिव चीजें करता है वो, पर इन सब चीजों दूर है। मेरे को भी समझाता है रत्नेश, कभी इन सब चीजों में नहीं पढ़ना। मैंने कहा नहीं पढ़ूंगा भाई, नहीं पढ़ना। जिन्होंने भरे भुगते हैं ना, वो जानते हैं। और होना चाहिए बेटा, भले अपन बुरे बन जाएं, अपने से नफरत कर लेना। आप लोग मेरे से नफरत कर लेना, कोई समस्या नहीं। बस इतना रहे कि इन सब चीजों में बेटा कभी भी मत जाना, कभी भी नहीं जाना। समझ रहे हो ना? लड़कियां मत जाना। आजकल वो फैशन है कि हमको लड़कों की बराबरी करनी है, तो अच्छी चीज में नहीं करेंगे। बड़े बड़े शहरों में आप जाके देखिए ना, एक जगह रहती है, वहां सब सब चलता है। इन चीजों में नहीं, अच्छी चीजों में करो बेटा बराबर। सूरा अध्यक्ष समझ में आया? नेक्स्ट है सीता अध्यक्ष। नेक्स्ट क्या है? सीता अध्यक्ष। इसको मैंने याद करने के लिए पता है क्या निकाला था? गुप्त काल में मैंने पढ़ा, गुप्त नहीं सॉरी, कौन सा, आर्य किस काल में थे? आर्य कौन से काल में होते थे? वैदिक काल में। वैदिक काल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, सीता जो रेखा रहती थी, क्या बोलते हैं, खेत की रेखा, उसको क्या बोलते थे? सीता। तो मैंने याद करने के लिए पता है क्या करा था? आप लोगों को ध्यान में, माता सीता कैसी मिली थी? जमीन में से। खेत खोद रहे थे तो खेत में से मिली थी माता सीता। तो वो मैंने याद करा था कि माता सीता का मतलब खेत की रेखा। कब? वैदिक काल में खेत की रेखा है, पर इसके समय क्या हो गया है? सीता का मतलब पूरे खेत, कृषि। जोड़ लिया तीनों को साथ में, और ये बना भी साथ में ही है। इस क्लास के बाद में 30 मिनट ये कृषि का अध्यक्ष है, सीता अध्यक्ष है। तेरे से बात भी नहीं करूंगा मैं बोलना चालू करूं ना, हाथ जोड़ खड़ा होता है। फिर इसके जाने का टाइम हो जाए, बोले सर प्रसाद तो आपका हो गया क्या ये? नेक्स्ट देखिएगा, लक्षणा अध्यक्ष। छापे खाने जो रहते हैं ना, जब छपाई करते हैं चीजों की, उसका अध्यक्ष है। इसी के अंतर्गत सिक्कों की भी छपाई होती थी, मतलब सिक्कों को बनाते थे ना, तो वो इसके अंतर्गत ही रहता था, छापे खाने का अध्यक्ष। छापे खाने का अध्यक्ष। नेक्स्ट देखिए, अश्वाध्यक्ष। ये आप लोगों को भी बताना है बेटा, क्या होता है अश्वाध्यक्ष? हाँ,
मतलब गौशाला का प्रमुख, वो गौशाला थोड़ी, घोड़ों क्या रहता है, अश्वशाला का प्रमुख। पांचवा लिखिएगा, हस्ताया अध्यक्ष। हस्ताया अध्यक्ष क्या है? हाथी, जो हाथी रखते थे ना, उसका प्रमुख। और लास्ट लिखिएगा, अक्षय पटला अध्यक्ष। अक्षय पटला अध्यक्ष। अक्षय पटला अध्यक्ष। अक्षय पटला अध्यक्ष का मतलब होता है जो महाल अभिलेखागार रहता है ना, जितनी भी चीजें ये सब लिखी हुई, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, उसको जो रखता है, उसको क्या बोलते हैं? अक्षय पटला अध्यक्ष। थक गए हो? थक गए हो? थक गए हो? हाथ खड़े करो जो थक गया है। 1 2 1। पानी वानी पी के आना है, घूम के आना है थोड़ा सा, ठीक है, जाओ। क्लास तो चलेगी बेटा अभी, है ना, थोड़ा सा पढ़ना है अपने को। इसको पोज करना था, पोज कैसे होगा मेरे को बता दो आप, परेशान को। रेड वाले, इस नीचे वाले से ऊपर, ऊपर वाला नीचे वाला कैसे होता है? पोज करना है, बंद नहीं करना। चलिए शुरू करते हैं वापस से। कहां पे थे अपन? हाँ, पटला अध्यक्ष समझ गए थे? कहाँ गया? सीता अध्यक्ष, लक्ष्मण अध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, अक्षय पटला अध्यक्ष। अक्षय पटला अध्यक्ष मतलब समझ गए? महाअभिलेखागार। आप महाअभिलेखागार मतलब आप लोगों ने ये कभी सोचा है कि आप लोग जो डॉक्यूमेंट देते हो हमको, जितने भी इतने सारे डॉक्यूमेंट देते हो ना, गुस्सा करते करते देते हो ना, कि पिछले साल तो दिए थे, हर साल मंगा लेते हैं, वही डॉक्यूमेंट आप लोगों ने कभी सोचा कि हम लोग क्या रखते हैं? कभी सोचा? बस वो जो संभाल के रखते हैं वही क्या है? महाअभिलेखागार। और जो उसका हेड है वो महाअभिलेखागार का हेड, जहां पे सारे अभिलेख रखे रहते हैं, सारे आपके भी हमारे भी, ठीक है? आ जाओ। आ जाओ। सब चीज समझ में आई? आगे बढ़े, आगे देखिएगा आप लोग। आगे है मौर्यकालीन नगर का प्रशासन, कि मौर्यकाल में नगर का प्रशासन कैसा है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, नगर प्रशासन। जब आपसे कभी वो पूछ ले, क्वेश्चन दे दे कि मौर्यकाल का प्रशासन समझाइए, तो आप एक एक चीज उनको दिखा दोगे कि हाँ ऐसा था प्रशासन, राइट? फिर अगर अलग से कभी पूछ ले कि मेरे को तो नहीं नगर प्रशासन जानना है कि केंद्र का प्रशासन जानना है, तो उसको ये सब तगड़ा देना, ये लिखा हुआ कि उसको एक एक चीज समझ में आ जाए। सबसे ऊपर ऊपर हेडिंग डाल देना कि किस तरह से प्रशासन था, तो लगेगा कि वाह यार बच्चे ने बनाया। क्या है नगर प्रशासन? आ जाइए बेटा, आ जाओ आ जाओ। अपन एक जैसे लगे ना। अब नगर प्रशासन में ऐसा था कि जितने भी बड़े बड़े नगर थे उनमें 6 समितियां होती थी। हर नगर में कितनी समितियां हैं? 6 समिति। हर नगर में कितनी समितियां हैं? बोलो बेटा, आपस में बात नहीं बोलो, मतलब आपस में मत बोलो, मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर दो। कितनी समितियां होती थी? 6। हर समिति में कितने लोग होते थे? 5। प्रत्येक में 5।
5 सदस्य। अब ये 6 समितियां कौन सी थी वो अपन देख लेते हैं। पहली समिति का नाम है उद्योग एवं शिल्प कला समिति। उद्योग एवं शिल्प कला समिति। ये जितने बड़े बड़े उद्योग थे उस नगर में, शिल्प मतलब समझते हैं आप लोग? शिल्प कला जो हाथों से बनाते हैं वो शिल्प। देखते हैं ना बहुत सारे लोग, एक तो रहता है मशीनों से बनना, एक होता है हाथों से बुन के कोई चीज बना दी। बहुत सारे लोग लकड़ी से बनाते हैं, वो क्या होता है? शिल्प होता है। किसी ने हाथ से मटका बना दिया, शिल्प कला है। वैसी इसके लिए एक समिति बना रखी थी जो इन सब चीजों पे क्या रखती थी? ध्यान रखती थी, नियंत्रण रखती थी। उद्योग एवं शिल्प कला समिति। फिर एक समिति थी विदेश समिति। ये विदेश समिति जो थी, जो विदेशी लोग आते थे उस राज्य में, क्या बताया मैंने लास्ट अभी? क्या बोला मैंने अभी? आपका ध्यान कहाँ है? अब आप लोग साथ में नहीं बैठोगे, ठीक है? कभी मैं जब छोटा था तो मेरे को मेरे दोस्तों से बिछड़वाया था टीचर्स ने, अब उसका बदला मैं तुम लोगों से लूंगा, क्योंकि सच्ची में तुम लोग ऐसे हो कि तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते, दोस्त भी रहते, ये लोग भी दोस्त होंगे, ये लोग भी दोस्त होंगे, वो लोग भी दोस्त होंगे, उनको ध्यान पढ़ने में है। बाद में वो लोग करेंगे उनके धमाले जो भी उनको करनी है। पढ़ते टाइम में मत करो, यहां समझ में नहीं आएगा क्या मतलब। फिर पढ़ते टाइम पे पढ़ने पे ध्यान। बाकी मैं पूछता हूं तो पूछो ना, मेरे से क्वेश्चंस पूछो, जो लेके आओ वो पूछो, वो चीज अच्छी है। पर ऐसे आपस में बातचीत अच्छी नहीं है, इससे रिलेटेड बातें करो। दूसरी समिति समझ में आ गई, विदेश। उस समय विदेशी व्यापार बहुत ज्यादा था, विदेश से लोग आके रहते थे, बहुत सारे लोग घूमने के लिए भी आते थे, अलग अलग कारणों से आते थे। उनका ध्यान रखने के लिए विदेश समिति हुआ करती थी। फिर एक समिति थी जन्म मरण की समिति। जन्म मरण मतलब समझ गए? जन्म मरण मतलब कुल मिला के जनसंख्या का ध्यान रखती थी, है ना? आपको पता है कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, तो इसका मतलब ही क्या है? जनसंख्या, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, इन सब चीजों का ध्यान रखने वाली समिति। फिर अगली थी व्यापार वाणिज्य वाली समिति। वाणिज्य, ये व्यापार दिखती थी। व्यापार और उद्योग में दोनों में अंतर पता है ना? उद्योग वो सामने है, व्यापार जो दुकान है, वहां प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ प्रोडक्ट बेच रहे हो। अंतर पता है ना? ये ऐसा ही नहीं कि मेरे को तो व्यापार, तो ये व्यापारी तो नहीं, ये व्यापारी नहीं, ये उद्योगपति है, वो बना के बेच रहा है। पायल समझ में आ रहा है बेटा? ध्यान नहीं भटकाना। बहुत होता है ना, सोचने में आ जाता है बहुत सारी चीजें। आज घर पे जाके काम भी तो करना है, आज घर पे क्या बनाएंगे, दाल चावल के कड़ी चावल, होता है, कोई बात नहीं, पर लोड नहीं लेना, अपना ध्यान यहाँ पे फोकस रखना है थोड़ा सा, है ना बेटा? आखिरी समिति लिखिएगा, एक और समिति विक्रय समिति और विक्रय समिति। विक्रय ना क्या है? विक्रय निरीक्षक समिति है। विक्रय मतलब जो आ जा रहा है ना, सामान आ जा रहा है, उससे रिलेटेड समिति है। विक्रय निरीक्षक समिति है। और लास्ट टैक्स समिति है। या आज भी होती है सब समितियां लगभग, ये सब आज भी होते हैं, ध्यान में रखने वाले। मेरे को कैसे ध्यान में रहेगा आपका? आप मेरे को याद दिलाओगे, है ना? टैक्स समिति जल कर लेते हैं, गांव में लेते हैं ना, गांव में भी जल कर, जल पानी का टैक्स लेते हैं आप लोगों से कि कुएं से आता है डायरेक्ट पानी? आप सबके नल का पानी आता है एक ही जगह से? अच्छी चीज है। कुछ घर तो होंगे जो कुएं से पी रहे होंगे सीधे,
उनके घर में होगा कुआं, है ऐसे लगभग ना के बराबर है ना। अब सबको नल से जोड़ दिया हो। प्रधानमंत्री की शायद से कोई सी योजना भी थी, उसके थ्रू जोड़ा होगा। समझ में आ गया? फिर सैन्य समितियां लिखो, या आप लोग बताओगे मैं नहीं लिखूंगा। सेना कितने पार्ट्स में बांट सकते हो? अभी वाली मत बांटना कि टैंक लेके आएंगे, हाँ मौर्य काल की बात। सेना कितने तरह की हो सकती थी मौर्य काल में, वही बताना है। बोलो कितने तरह की हो सकती है, बोलो ना। अरे युद्ध देखते हो पुराने काल के, तो किस किस तरह की सेनाएं नजर आती है तुमको? हाथी, बोलना, हाथी वाली। अब बोलने लगे है ना, वो आता था ना बोलने लगी, बोल नहीं पाती, मेरी बहन बोलना नहीं जानती थी। अश्वसेना, रथ सेना, बहुत बढ़िया। फिर सबको घोड़े दोगे क्या? पैदल सेना, पैदल सेना। और एक आखिरी और बची है, ज्यादा नहीं बची, दो और बची हो, दो। कौन सी? कौन सी? जल सेना। अब यूं मत बोलना कि वो सर वायु सेना, वायु धनुष को वायु सेना नहीं बोलते वो। और आखिरी जो रसद सेना रहती है, जो रसद लाने ले जाने का काम करती है, रहती है ऐसी सेना भी। जब युद्ध होता है ना बेटा, युद्ध बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, और युद्ध अपने को बोलने में बहुत आसान लगता है कि जंग छेड़ दो, खत्म कर दो दुश्मन को, पर जब युद्ध होता है ना, तब उस देश को एहसास होता है कि युद्ध क्या होता है। युद्ध में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, पानी जैसे। कभी जानना हो तो जान लेना, एक एक जो मिसाइलें रहती है ना, उनकी कीमतें क्या है। एक एक फाइटर जेट जो गिरता है ना, उसकी कीमत क्या है, हमको जाननी चाहिए। फिर इसके अलावा आपको क्या लगता है कि सिर्फ सेना को आपने बोल दिया चले जाओ, वो एकदम पहुंच गई? नहीं, उनको आपूर्ति देनी पड़ती है, लगातार रसद पहुंचानी पड़ती है, हर चीज की रसद। सोचो वहां शहर के शहर बसा दिए आपने बॉर्डर पे, अब उनकी व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी ना। वहां लाइट ले जाना, वहां भोजन का, पीने का पानी का प्रबंध करना, बहुत कठिन काम, बहुत कठिन काम। इसलिए देश लगातार एक्सरसाइजेस करते रहते हैं ताकि उनकी आदत में ये सब चीजें बनी रहे। इसलिए तो हम अपनी सेना पे बहुत गर्व करते हैं। एक तो हमारी युद्ध लड़ने की आदत है, आज से नहीं कई हजार सालों से हम युद्ध लड़ रहे हैं। दुनिया का पहला युद्ध भी हमने ही लड़ा है। कौन सा? ऋग्वेद में पढ़ाया था, 7वां मंडल। कौन सा? बहुत बढ़िया, क्या नाम है आपका? क्या? तनुजा। बेटा ताली बजाओ बेटा तनुजा के लिए। इसने बताया, कितने बात खुद ने नहीं बताया था, धीरे धीरे बजाओगे इसके लिए। इसने बताया दुनिया का पहला युद्ध था 10 राग युद्ध, जिसमें 10 राजा एक तरफ थे और एक राजा दूसरी तरफ था। और राजा का नाम क्या था? सुदास। और किस वंश का था वो? किस कुल का था? अरे जिससे देश का नाम पड़ा हुआ है यार, भरतवंशी था वो। सोचो, जानना चाहिए। तो आखिरी में अपने को जो सेना लिखनी है वो क्या है? तो जो सामान की आपूर्ति करते हैं, इसको क्या बोलेंगे? सामान की आपूर्ति करने वालों को भी एक शब्द बताया था ना मैंने, क्या बोलेंगे इसको? एक शब्द बोला था,
कि वहां तक क्या ले जाना, रसद, रसद सेना जो रसद लाने ले जाने का काम करती है। फिर नेक्स्ट लिखिएगा गुप्तचर व्यवस्था, बड़ा है यार अभी तो। गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी मौर्य काल की? गुप्तचर दो तरह के होते थे बेटा, एक संस्था, दूसरा संचरा, और दूसरा संचरा। अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं, संस्था और संचरा। इसके लिए जो क्या नाम था उसका, मेगस्थनीज आया था ना, मेगस्थनीज आया था ना जिसने इंडिका लिखे, हाँ मेगस्थनीज ने उसके लिए बोला है कि इसको ओवरसीपर्स बोला है। इसको जो अशोक है वो क्या बोलेगा, प्रतिवेद या ऐसा कुछ नाम देगा वो। और इसका हेड रहता था, उसको बोलते थे महामात्य सर्प। क्या बोलते थे? महामात्य सर्प। सांप देखा है आप लोगों ने? अरे भाई सांप की एक खासियत रहती है, मेरे को किसी ने बोला भी था कि काम करना हो तो सांप जैसा करना चाहिए, सामने वाले को नुकसान पहुंचा दो पर पता मत लगने दो। पर वो चीज मेरे नेचर में नहीं है, क्योंकि अपन नुकसान पहुंचाना ही नहीं चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं सब लोग। नुकसान पहुंचाना हो तो पता भी नहीं चले और बहुतों का नुकसान हो जाए। पर नुकसान पहुंचाना उद्देश्य होना चाहिए क्या? जेल के लिए भी होना चाहिए क्या? जो जेल बने रहते हैं ना, आप लोग पता है जेल का उद्देश्य क्या होता है? कोई पूछ ले कि जेल का उद्देश्य क्या होता है, क्या बताओ? सजा देना, सुधारना। बहुत बढ़िया बेटा, क्या होता है? कैदियों को सुधारना। पर यहां पे जो व्यवस्था है वो व्यवस्था क्या बोल रही है? वो उसको हेड बता रही, महामात्य सर्प। किसी को पता ना चले और तू काट के निकल जाए, किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। महामात्य सर्प। दो तरह की व्यवस्थाएं बने, एक बने संचरा, एक बने संस्था। मान लो तुम सब मेरे गुप्तचर हो, अब इस महाविद्यालय में फेल जाना है तुम लोगों को, तो दो तरह के लोग रहेंगे। एक तो उसी जगह रहेंगे, मतलब मान लो कि मैंने दलोदा में तुम सबको भेज दिया, समझ में आई बात? दलोदा में तुम सबको भेजा है कि तुम लोग दलोदा में जासूसी करोगे। किसके लिए? मेरे लिए। करोगे बेटा? अब तुमको जासूसी करना है। जासूसी में दो तरह के लोग रहेंगे, एक तो वहीं रह के जासूसी करेंगे, कोई वहीं ब्याह कर लेगा। मूवी देखी थी अभी जो आई थी, अरे कौन सी आई थी? रणवीर सिंह की, अरे पाकिस्तान में जाता है ना वो, धुरंधर। धुरंधर उसमें जाता है, ब्याह भी कर लेता है वहां पे, बच्चे बच्चे होंगे उनके, पर किसी को पता नहीं चलेगा वो क्या कर रहा है, जासूसी कर रहा है। रोक एजेंट करते हैं वैसे। तो वो क्या हो गया? वो हो गया संस्था, मतलब एक जगह रुक के कर रहा है, एक जगह रुका हुआ जो वो है, क्या बोलते हैं, गुप्तचर है। वो क्या है? संस्था है। इसके पैसे भी ज्यादा हैं, इसको 1000 पण मिलते हैं। जबकि जो संचरा है, संचरा मतलब कोई फकीर बाबा बन के चला गया, जोगी बन के चला गया, किसी जगह ढोंग करके चला गया, समझ रहे? जो घूमते रहते हैं और घूम घूम के जगहों का पता लगाते हैं, वो क्या होते हैं? संचरा। इनको 500 मिलता है। 500। देखो भर्ती होना है महामात्य सर्प बनेगा, इसका हेड बनाएंगे बेटा तेरे को, महामात्य सर्प। मैं कथा करूंगा ना तो उसमें पैसे लेने वाला नहीं तो वो पैसे इकट्ठे करता है, वो तू बनना। धोखा मत करना मेरे साथ, है ना? कैमरे लगाएंगे तो अपन दोनों पकड़े जाएंगे बेटा। देखिए एक तरफ तो पढ़ाता है, दूसरी तरफ करता है कथा। यही है वो आदमी। संस्था संचरा। इसमें कई बार स्त्रियों का प्रयोग करते थे। स्त्रियां बहुत अच्छी है गुप्तचर व्यवस्था के लिए। ज्यादातर इनमें किनका उपयोग होता था? जो प्रोस्टिट्यूशन रहती थी, प्रोस्टिट्यूट, उनका उपयोग करते थे। उनका उपयोग आराम से इसलिए कर लेते थे कि ज्यादातर लोग वहां जाया करते थे
वो लोग उनको बातों में रिझा के और पूछ लेते थे कि वो आगे की योजना क्या है। थोड़ा सा सुनने में आया था कि राजा वाजा को मारने वाले हो क्या आप तो मार ही दोगे, मैं तो आपको राजा ही समझती थी। फिर वो बोले बस, फिर वो बोले हमें राजा ही लगता हो ना, बोले हाँ राजा ही लगते हो आप तो, बस 2 दिन में निपटा देंगे राजा को। और जैसे बाहर जाता वो बता देती और इधर राजा जो व्यक्ति था उसका काम वहीं खत्म। ऐसी व्यवस्थाएं थी, समझ में आ रहा है? ये सब व्यवस्थाएं थी। इसमें भी अलग अलग प्रकार के भर्तियां करते थे। जैसे एक तुषणी होता था, एक और अलग प्रकार होता था। उसके अंदर जैसे एक गुप्तचर होता था जो बहुत क्रूर रहता था, तो जो जिसको बड़ी बेरहमी से हत्या करवानी थी किसी की, तो फिर वो उसको भेजते थे। एक बहुत ज्यादा शातिर होता था, उसको अलग भेजते थे। इन्होंने कैटेगरीज बांट रखी थी उसमें, समझ में आया? एक और चीज लिखना कि गिरनार अभिलेख है एक, गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख में अशोक लिखवा रहा है। हाँ, गिरनार अभिलेख में अशोक लिखवा रहा है कि मेरे पास में 24 घंटों में कभी भी जो मेरे गुप्तचर है वो आ सकते हैं मिलने के लिए। मतलब सोचिए, जब राजा रानी के साथ में शयन में है, उसके साथ में है रात को, तब भी गुप्तचर आके उसको बोल सकते हैं कि भैया ये वाली समस्या आ गई, आप ध्यान रखो। यह सुंदर बात, कितनी बड़ी बात है। राजा हो भैया, शासन करना है तुमको, है ना? बड़ा है न्याय व्यवस्था, कल पढ़ लेंगे। अब लोग ये फोटो लेंगे साथ में।